अब आप सबको ये पता है अच्छे तरीके से कि इसमें हेमीप्लीजिया होता है, साथ सेवंथ नर्व गई हुई नहीं पता आपको। तो फिर और वो ज्यादातर मरीज स्ट्रोक के जो होते हैं वो हाइपरटेंसिव होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन चूंकि आप लोग उस तरह से ट्यून्ड नहीं है, हालांकि आपने इस तरह के पीसीओ मरीज देखे होंगे, लेकिन हमारे एचओ देख चुके होंगे 7-8 दिनों में आपने सीधे के इतने मरीज देखे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फिर उसको आगे चलना है, आपने डायग्नोसिस की तरफ चलना है, और वो डायग्नोसिस में आपने सबसे पहले सेवन तरफ दी, उसका एंगल ऑफ माउथ जो होगा वो किस तरफ डिविएटेड होता है, हेल्दियर साइड पर या हेल्दियर साइड। ठीक है, अच्छा अब ये आपने देख लिया, समझ लिया। ये लेक्युलर इन्फार्क्ट के अंदर आपकी सेवन तरफ पहुंचती है, पूरे का पूरा वो आपका गया वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी दे दी या इस तरह से इंटीरियर सेरिब्रल दे दी, पोस्टीरियर सेरिब्रल दे दी, तो फिर आपने होमोनिमस हेमिनोपिया के लिए भी देखना है। ठीक है, यानी आपकी ऑप्टिक नर्व भी इसमें आ जाती है। पोस्टीरियर सर्कुलेशन में कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं? अभी वी आर मेकिंग सी, अभी हम इसको सीक्वेंस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमने इसमें देखनी है। वी आर सपोज टू सी इन दिस पेशेंट। अगर आज का सपोज 5 मिनट में सारी चीजें पूरी नहीं भी होती ना, तो यू शुड बी एबल टू टेल योर एग्जामिनर कि सर टाइम ज्यादा हो गया था, वरना आई वाज सपोज टू सी ऑल दीस थिंग्स, मैं ये देख नहीं सका। समझ आ रही है मेरी बात की? क्या कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं? व्हाट इज वेबर सिंड्रोम, व्हाट इज बेंडिक सिंड्रोम, व्हाट इज मिलेट गुबलर सिंड्रोम, वेलेनबर्ग क्या होता है? नोबडी नोज ना, किसी को आइडिया? वेबर सिंड्रोम में थर्ड नर्व का पैरालिसिस होता है, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लीजिया। जो मिलेट गुबलर होता है उसमें एक साइड की 6 इप्सिलेटरल गई होती है और कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लीजिया। जो वेलेनबर्ग होता है उसमें आपकी 9-10th नर्व, उसमें गैप चला जाता है, उसमें गैप चेक करना है आपने, अगर आप वो सस्पेक्ट कर रहे हैं। और साथ क्या होता है कि इप्सिलेटरल जो है वो आपका फेस के ऊपर सेंसरी लॉस होता है, पेन एंड टेम्परेचर, और कॉन्ट्रालैटरल जो होता है वो आपका बॉडी के ऊपर, और इसके साथ सेरिबेलर फीचर्स भी मरीज के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर सीइंग योर लोअर लिम्स आपने क्या क्या देखना है? आपने ये देखना है कि पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर कितना है, आपने उसकी क्रीनियल नर्व्स कौन सी चेक करनी है, आपने उसकी ऑप्टिक नर्व चेक करनी है, आपने थर्ड फोर्थ सिक्स चेक करनी है। जो बिल्कुल ये ऐसे करोगे आपकी थर्ड फोर्थ सिक्स चेक हो जाएगी, इसी इधर ही आपका ऑप्टिक नर्व का विजुअल फील्ड चेक हो जाए, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने उसे कहना है आ करें, 9-10 चेक हो गया, हल्का सा आप उसको कहेंगे ये टच करें, इधर इधर, पूरा सेंसरी सिस्टम नहीं, सिर्फ यहाँ 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 देखा। अगर आपको लग रहा है कि इसका गैग इंटैक्ट नहीं है और वेलेनबर्ग है, तो आपने ये चेक करना। ठीक है, एक आधा सेरिबेलर साइन आपने करवाना है, सारा हम नहीं एक्सपेक्ट करते ऊपर, और एक आधा आप नीचे अगर टाइम है। और इन द एंड आप कहेंगे कि मैं आई वुड लाइक टू डू फंडोस्कोपी टू सी हाइपरटेंसिव चेंजेस एंड डायबिटिक चेंजेस। तो अगर हम इसको तरतीब दे दें, ठीक है, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड इन एमआरसीपी केसेस में भी यही होता है, ये स्कीम आपको बनानी होती है। जब आपने ये पिक कर लिया है कि इसको मोनोप्लीजिया, फौरन सोचें कि इट कैन बी द पार्ट ऑफ हेमिप्लीजिया। अगर ये हेमिप्लीजिया है तो फिर इसमें क्या क्या चीजें हमने रेलेवेंट देखनी है, वो रेलेवेंट जो है उसमें मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इधर से शुरू करें हाथों से, ठीक है, आप पल्स देख लें, इरेगुलर तो नहीं है, ऊपर आए ब्लड प्रेशर चेक करें, और ऊपर आए आप देख लें कि इसकी जो क्रीनियल नर्व्स हैं उसमें देख लें, आप विजुअल फील्ड देख लें, थर्ड फोर्थ सिक्स देख लें, सेवंथ देख लें, आ करवा लें, सेंसरी करवा लें। ये आपका स्ट्रोक का रेलेवेंट एग्जामिनेशन पूरा होता है। लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी ऐड होती हैं, ठीक है, वो है तो बड़ी अनकॉमन, लेकिन अगर आप अपनी स्कीम में उसको भी लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कह लें कि अगर किसी में डिस्टिंक्शन लेनी है तो वो इसको भी शामिल करें। वैसे तो इतना भी आप कर लेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली यू विल पास। आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसको ये सारी बातें पता है, इतने सारे स्ट्रोक्स को कवर करने को। लेकिन अगर आप 2-3 चीजें और करें, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स होते हैं, जिसमें हेमिप्लीजिया अपर मोटर ही है, ऑब्वियसली इट्स नॉट लोअर मोटर, उसकी कैटेगरीज होती है, वो मैं अपने अमीरुद्दीन के बच्चों को भी बताती रही। ठीक है, अब आप लोगों को पता नहीं कितनों को पता है, वो बड़ा आसान है, मैंने भी कहीं से सीखा। दैट इज ट्रॉमा, ट्यूमर, इंफेक्शन, इंफॉक्शन, डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन। जितने भी आपके अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं, चाहे वो पैराप्लीजिया है, चाहे वो हेमिप्लीजिया है, चाहे वो कुछ भी है, उसकी ये 6 कैटेगरी: ट्रॉमा, ट्यूमर, इंफेक्शन, इंफॉक्शन, डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन। ट्रॉमा
अगर किसी मरीज को कोई ट्रॉमा हुआ है, वो सर के बल गिरा है, यूजुअली हमारे पास तो नहीं आते, न्यूरोसर्जरी में आते हैं, लेकिन वो भी हेमीप्लीजिया से प्रेजेंट कर सकता है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ऑल्दो चांसेस आर वेरी वेरी लेस। एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हो गया मरीज तो वो प्रेजेंट कर सकता है। तो आपने जाहिर शॉर्ट केस में यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पेशेंट, तो आप ऐसे हेड को देख लेंगे कोई ब्रूजिंग वगैरह तो नहीं होगी, कोई इस तरह टेंडरनेस तो नहीं है अगर पेशेंट ऑल्टर्ड स्टेट में, तो वो भी आपके रिलेवेंट एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं। ट्यूमर के लिए आप ऑलरेडी देख चुके, आपने जब कहा फंडोस्कोपी मैं करूंगा तो वो डायबिटीज के लिए भी है, वो हाइपरटेंशन के लिए भी है, वो पेपिलोएडिमा के लिए। इसके अलावा ट्यूमर में आपने अलग से कोई चीज नहीं देखनी, लेकिन ट्यूमर कैन आल्सो प्रेजेंट विद हेमीप्लीजिया, ऑल्दो रेयर है लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि अगर उसने फॉर एग्जांपल उस एरिया को इन्वॉल्व कर ली है एक साइड को, तो दूसरी साइड पे हेमीप्लीजिया हो जाएगी। मेकिंग सेंस? या आप लोगों के ज़हनों में क्वेश्चंस हैं अभी तक? देन कम्स इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है जो हेमीप्लीजिया कर सकता है ब्रेन का? माइलेटिस तो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ब्रेन एक्सेस ट्यूमर में ही आप शामिल कर लें क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन है ना, तो वो ट्यूमर में ही रखे हैं। ठीक है, तो फंडोस्कोपी आपको कर जाएगी, फिर उसके बाद जब आप हाथ रखेंगे तो मरीज फेब्राइल होगा तो वो आपको कार्डिया दे सकते हैं। मेनिंजाइटिस, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ये वैसे ब्रिटिश गाइडलाइंस में कहीं नहीं ऐसा लिखा, बस उसने कहा कि पाइलोजेनिक और ट्यूबरकुलस लोगों के अंदर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस हो सकते हैं। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस से मेरी मुराद ये है कि कोई ना कोई लेजन हो सकता है, मतलब कोई थर्ड गई हुई है, फोर्थ गई हुई है, सिक्स्थ गई हुई है, या पेशेंट को एक साइड का हेमीप्लीजिया हुआ है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि किसी गाइडलाइंस पर नहीं है, वो ये देखा है मैंने कि 80 to 90% केसेस के अंदर अगर मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री के साथ आपको हेमीप्लीजिया मिल जाता है या कोई थर्ड फोर्थ सिक्स्थ उसका स्क्विंट हुआ है, तो वो मोस्ट लाइकली ट्यूबरक्लोमा उसको बने हुए हैं और वो टीबी। सो टीबीएम के लिए आपने कौन से टेस्ट करने होंगे शॉर्ट केस? साइंस हल्का सा अगर आप ये कर लेते हैं या टांग को आप हिला लेते हैं तो आपको वो कोई बाय कोई मार्क्स नहीं। तो इन्फेक्शन हो गया। इंफाक्शन को हम कवर कर चुके हैं। डीजनरेशन और डीमाइलिनेशन यानी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अब तो उसमें हेमीप्लीजिया होता नहीं है, वो होता भी है। तो जब आप ये चेक कर रहे थे ना, तो आपने इंटरमीडिएट ऑप्थेल्मोप्लीजिया भी चेक कर लिया था बेसिकली। वो मतलब बेसिकली ये नहीं मैं कह रही कि हर एमएस के अंदर आईएनओ होना चाहिए, नहीं होता, बहुत कम लोगों में होता होगा। लेकिन हमने सिर्फ अपने एग्जामिनर को ये बताना होता है कि वी नो कि व्हाट वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड, हमारी जो अप्रोच है वो ठीक है। अगर आप इसको यू चेक करते हैं और आप कहते हैं कि आई डिड लुक फॉर द, आपका एग्जामिनर कहता है डिड यू थिंक अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैन मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्रेजेंट लाइक हेमीप्लीजिया, तो यू कैन से टू द एग्जामिनर यस आई डिड चेक फॉर इंटरमीडिएट ऑप्थेल्मोप्लाजी। मैं ही नहीं कह रही कि इंटरमीडिएट ऑप्थेल्मोप्लाजी 100% केसेस में आएगा, लेकिन शॉर्ट केस में नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू कि आप पूरे का पूरा डायग्नोसिस बना के बाहर निकाल के उसको बता दें। हो सकता है वो डायग्नोसिस जो है हमें इन्वेस्टिगेशन पे बिल्कुल एक 180 डिग्री का टर्न लेके कुछ और हो, लेकिन यू हैव कन्वेड मैसेज टू योर एग्जामिनर कि जी मेरी अप्रोच ठीक है, आई हैव थॉट अबाउट दिस थिंग। तो वो आपसे इस बात पे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करेगा कि नहीं ये जो फाइल मेरे पास पड़ी थी इसमें तो डायग्नोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है। आपने बेशक आईएनओ निकाला है, वो ये नहीं कहे क्योंकि ही नोस कि जो फाइंडिंग इसमें आ रही है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को शायद फेवर कर रही है, क्योंकि वो आपकी अप्रोच को चेक कर। देखो हम किसी भी मतलब हमें जो चीज मिलती है हिस्ट्री के अंदर, उसकी बेस पर हम एक ब्रॉड डीपीडी बनाते हैं, उसको नैरो डाउन करते हैं अपने साइंस यानी एग्जामिनेशन के, फिर उसको फर्दर हम कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जब हम इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे होते हैं तो डायग्नोसिस बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का आ रहा होता है, यानी हमारी हिस्ट्री और हमारे जो एग्जामिनेशन है उससे बिल्कुल एक तीसरा एक बन रहा होता है डायग्नोसिस। तो डिजीजेस दे डोंट फॉलो बुक्स बेसिकली। हमने जो आपको यहाँ पर सिखाना है वो ये सिखाना है कि आपकी अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट क्या होनी चाहिए। I will give you 100% मार्क्स अगर आपने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया कि जी मैडम मुझे ये मिला था एग्जामिनेशन की बेस पे, इसलिए मैंने बनाया ये हेमीप्लीजिया ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर या ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन बिकॉज़ इरेगुलर पल्स इसके अंदर मौजूद है। तो I will give you 100% मार्क्स, चाहे इसके इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी हो, चाहे उसमें एसओएल पड़ा हो, मैं आपको पूरे नंबर दूंगा। ठीक है, तो रिकैपिचुलेट अगर हम करें इस स्कीम को,
तो हसनैन का चूंकि ये पेशेंट है, तो हसनैन बताए मैंने आपको कमांड दी एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ द लोअर लिम्ब एंड डू द रिलेवेंट, व्हाट वुड यू डू नाउ इन 5 मिनट्स? हम सबसे पहले कंसर्ट लेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अच्छा, इसमें 2 अप्रोचेस हैं। एमआरसीपी वाले कहते हैं कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से आप शुरू कर सकते हैं, एफसीपीएस वाले कहते हैं कि जो कमांड आपको मिली है पहले आप वो पूरी करें, तो आप पहले वो पूरी करें। पहले हम उस पेशेंट की वो एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज करके बल्ब देखेंगे। इसमें मेरा एक आपको सजेशन है, जब नेक्स्ट टाइम आप करने लगेंगे ना सीबीए का पेशेंट, नेक्स्ट टाइम हम करवाएंगे, हम पहले से देखेंगे पेशेंट कोऑपरेटिव, उसमें आप मरीज अगर आपका कॉन्शियस है ना, आप उसी से तो कहें कि शलवार ऊपर करें। अच्छा, उसका क्या फायदा होगा? आपकी अपर लिम्ब की पावर चेक हो जाएगी, आप वही पिक कर लेंगे कि यार इसकी तो राइट साइड ये तो कर ही नहीं रहा, वो भी नहीं कर रहा, और उसका स्टेटस ऑल्टर्ड तो नहीं है, कितना ओरिएंटेड है वो, कितना नहीं है। इसी तरह बहुत सी चीजें, जैसे कि जब आप उससे इंट्रोडक्शन अपना करवा रहे हैं और उससे कंसेंट ले रहे हैं और जब वो बोल रहे हैं तो स्पीच स्ट्रेस हो जाएगी, तो काफी चीजों से आपको फायदा हो जाएगा इस चीज से। अब जब उसने कर ली, अपनी शलवार ऊपर कर ली, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें? बल्ब देखेंगे, पहले इंस्पेक्शन पहले आपने करनी है साइड पे, फिर आपने करनी है फुट एंड पे। अच्छा, उसमें आपने देखना है कि कोई डिफॉर्मिटी, कोई डिस्पैरिटी बल्ब के अंदर कुछ नजर आ रही है, कुछ भी चीज आपको फुट ड्रॉप है या नहीं है, वो सारा आपने देखना, लेकिन देखना दोनों साइडों से, पहले इधर साइड पे से फिर फुट पे। फिर उसके बाद आपने उसको इजाजत लेके कहना है कि हाथ लगा लो, अगर वो कहेगा हाथ लगा लो, तो फिर आपने उसका देखना है कि अगर ग्रॉस को डिस्पैरिटी आपको लगती है बल्ब के अंदर, आपने हाथों से इसको देखना है, फिर आपने इंच टेप से इसको आपने मेजर करना है, एक कोई बोनी प्रोमिनेंस लेनी है आपने, ठीक है, और नीचे 2 सेंटीमीटर करके उधर भी और उधर भी इसको मेजर करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि कोई वैसे इंस्पेक्शन में फेसिकुलेशंस तो नहीं थी, अगर नहीं थी तो भी आपने उसको टैप करना है, थाई पे भी और लेग पे, और उसके बाद देखना है तो फेसिकुलेशंस अपीयर तो नहीं होती, ठीक है, तो वो फेसिकुलेशन हो जाएंगी। उसके बाद आपने चेक करनी है टोन। टोन के अंदर आपने पहले ऐसे उसको कहना ढीला छोड़ दो, बार-बार ये कहते रहना, और उसके बाद आपने उसको हिलाना है कि वो रिलैक्स करता है अपने आप को या नहीं करता, और फिर हर जॉइंट के ऊपर पैसिव मूवमेंट करवा के आपने उसको चेक करना है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल। एमआरसीपी वाले तो मार देते हैं, अगर पेशेंट विंस करे ना, आप उधर ही फील, ठीक है। अच्छा, वो करने के बाद आपने पावर के लिए क्या करना है? पावर के लिए उसे कहेंगे ऊपर उठा। हाँ, हमारे ये कर रहे होते हैं लोग कि वो मतलब क्या करते हैं कि पहले ही वो शुरू कर देते हैं उसकी इंडिविजुअल मसल पावर चेक करना, नहीं कभी नहीं ये करना। फर्स्ट क्लास की पावर 0/5 है, ठीक है, और आप इंडिविजुअल मसल पावर चेक कर लेंगे तो इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि यार ये क्या बंदा चीज है। आप उससे पहले क्या आप अपनी टांगों को हिला सकते हैं, वो कहेगा नहीं जी मैं तो हिला नहीं सकता, लो जी आपका सारा काम बच, 0/5 पावर खत्म, आप आगे चल पड़ेंगे, सही है कि नहीं? हाँ, अगर आप वो टांग ऊपर उठा सकता है तो अगेंस्ट ग्रेविटी, इसका मतलब है वो उठा रहा है तो उसकी पावर कम से कम कितनी है? 3/5। फिर आपने जो है उसको कहना है कि अब मैं जोर लगाने लगा हूं, आपने मुझे जोर नहीं लगाने देना। अगर वो कर लेता है तो 4/5, ठीक है, और अगर वो फुल जोर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है तो 5/5। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी सी मैं टिप्स आपको दे दूं। अब वो आपने कर लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? प्लांटर्स करेंगे। क्लास में सारे अपने मोबाइल जो है साइलेंट करके आने, फिर उसके बाद जो है आपने इसके प्लांटर करने हैं। फिर रेलेवेंट में किस तरह से चलोगे? तरतीब से बताओ। बॉस से ये नहीं करना कि आप शुरू कर दें कि जी मैं ऐसी भी पावर इंडिविजुअल चेक करूंगा, वो आपका नहीं है, वो आपका वो नहीं है, उसमें कमांड नहीं आपको इस चीज की, वो कर ली। फिर आगे कौन कौन से? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, साथ ही इंटरमीडिएट ऑफ टर्मोपीजिया भी चेक हो गया, सेरिबेलर भी चेक हो गया, साइंस निस्टिग्मस की फिंगर नोज टेस्ट। नहीं, एक ही काफी, इतना टाइम नहीं होता, जस्ट आपने एक एग्जाम को इंप्रेशन देना कि मैंने ये कर लिया। और कौन सी नंबर? शाबाश। और साथ में गैग करवा। अच्छा, नर्वे भी पूरी करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है, ये काफी है। मुझे पता चल गया आपने 7 गैग कर लिया, फिर उसके बाद सेंसेशन इधर और कॉन्ट्रालैटरल से, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच गया, जो कि नहीं बचेगा,
वो आपने ऐसे कैलकुलेट जी करके सर नेक रिजिडिटी चेक करनी है एंड दैट इज इट विजिबल डिफॉर्मिटी